नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी नेताओं की मुलाकात, नाम पर चर्चा नहीं, आम राय के लिए शुक्रवार को सोनिया गांधी से मिलेंगे केंद्रीय मंत्री, नामांकन शुरू। किसानों के लिए सस्ते कर्ज की योजना रहेगी जारी, केंद्रीय कैबिनेट ने दी मंजूरी। मंदसौर में पीड़ित परिवारों से मिले शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य का सत्याग्रह। तमिलनाडु विधानसभा में भारी अवरोध, सदन से निकाले गए डीएम के विधायक। विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर चर्चा की मांग हुई खारिज। पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़, मिजोरम में 10 से ज्यादा लोगों की मौत। असम और मणिपुर के कई इलाके डूबे, मदद के लिए कंट्रोल रूम। लंदन की 24 मंजिला इमारत में भयानक आग, 6 की मौत, 74 से ज्यादा घायल। आग बुझाने के लिए दिन भर जूझते रहे 200 दमकल कर्मी। और आइए देखते हैं पहली खबर। पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून के पहुंचते ही बाढ़ जैसे हालात बन गए। 4 दिन से भारी बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया है। मिजोरम में स्थिति नाजुक है, यहां 10 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत की खबर है। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा में भी कई इलाके डूबे हुए हैं। हालांकि राहत और बचाव का काम भी तेज रफ्तार से चल रहा है। भारी बारिश और बाढ़ से मिजोरम में हालात खराब हैं। लंगलेई जिले के तलाबुंग में 10 से अधिक लोगों की जान चली गई, कई लोग लापता हैं। राज्य में जमीन धंसने से 50 से ज्यादा घर तबाह हो गए। 350 से ज्यादा घर डूब गए हैं। राजधानी आइजोल की सड़कें पानी में डूब गई हैं। बिजली और संचार सेवाएं बाधित हैं। मिजोरम को असम से जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन से कई जगह बंद पड़ा है। राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय का कंट्रोल रूम मिजोरम समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन पर नजर बनाए हुए है। पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में भी स्थिति खराब है। गुवाहाटी में बुधवार को सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। रिहायशी इलाकों में पानी भरने से यातायात पर असर पड़ा। अब अंदर जाने पे तो ये समझ लीजिए कि इससे भी ऊपर पूरा डूब जा रहा है। सभी लोग यहाँ भीग रहे हैं। रिक्शा विक्सा भी जो है आधा डूब जा रहा है। उधर रोड पे भी ये हालत हो गई है कि वहाँ भी ट्रांसपोर्ट पूरा बंद हो गया है। जो भी यहाँ सिटी की बसेस चलती हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। इमरजेंसी रिलीफ हिसाब है, जो हेल्प चाहिए हम इन लोग का करेंगे, लाइक मेडिकल हेल्प एंड ड्रिंकिंग वाटर और जो फैसिलिटी चाहिए हम इनको टिकटा करेंगे। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में बारिश से जगह जगह पानी भर गया है। एनडीआरएफ और स्वास्थ्य विभाग समेत दूसरी एजेंसियों को तैयार रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और पूर्वोत्तर के बाढ़ के हालात पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ नॉर्थ ईस्टर्न के एडिटर दीपक दीवान जुड़ रहे हैं। दीपक साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो जिस तरीके से पूरी बेल्ट में मैं कहूँ मानसून पहुंचा और करीब 4 दिन की बारिश के बाद इस तरीके के हालात हैं, इसे कैसे देखा जाए? हालांकि केंद्रीय सरकार कह रही कि कंट्रोल रूम बनाया गया और सभी के साथ संपर्क में है। देखिए, बारिश जो लगातार हुई और तेज़ बारिश हुई उसकी वजह से हालत ख़राब हो रही है। और जहाँ तक आप देखें मिज़ोरम में जो पुराने ट्रेडिशनल जो उनके मकान बनते थे, लकड़ी की बल्लियों के ऊपर लकड़ी का मकान बनता था। जहाँ जहाँ ये मकान थे वहाँ अब वो आरसीसी के पिलर्स डाल के मकान बन गए हैं। और वहाँ की जो सॉइल है वो मिट्टी की है, कोई वहाँ चट्टानें नहीं है, पहाड़ जो है वहाँ पे, तो उससे वीक सॉइल तो वज़न नहीं ले पाती। ऐसी तेज़ बारिश में उसका ज़मीन का कटाव होता है। आपको याद होगा मणिपुर में भी 1-2 साल पहले एक पूरा गांव बह गया था। तो ये मेरे ख्याल से वहाँ की जो राज्य सरकारें हैं उनको कुछ रेगुलेशन लाना चाहिए। मकान कैसे बन रहे हैं और कौन सी जगह पे बन रहे हैं, ढलान पे बन रहे हैं, उसका सॉइल टेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा कुछ वहाँ होता नहीं है। और मिज़ोरम में इस बार काफ़ी तबाही हुई है। वहाँ का तलाबुंग एरिया है, वहाँ के घरों के अलावा एक स्टेडियम भी मर्ज हो गया, सब मर्ज हो गया पानी में। और वहाँ एक 3 मंजिला इमारत कल गिरी है घर की रिहायशी, इसमें से दोपहर तक
3 शव निकाले गए हैं वहाँ से। अभी तक शायद और भी संख्या बढ़ गई है। संख्या बढ़ सकती है। लेकिन हर साल जैसे ही मानसून आता है, शुरुआत होती है, इस पूरी की पूरी बेल्ट में मैं कहूँ अचानक ये जो कहर है बारिश का, ये इतना ज़्यादा क्यों दिखता है? क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा इस तरह के जान माल के नुकसान की खबरें नहीं आती थी, लेकिन पिछले अगर 7 साल के मैं आंकड़े देख रहा हूँ, हर साल बढ़ता जा रहा है। मेरे ख्याल से अगर आप मणिपुर को देखें, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, इस समय वहाँ की जितनी भी नदियाँ हैं सब पानी का उसमें स्तर जो है बहुत खतरनाक स्तर पे है। देखिए इम्फाल वैली जो है मणिपुर में, जो इम्फाल वैली में जहाँ इस समय स्थिति बहुत नाजुक है, ये इम्फाल वैली चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। तो जब बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी सीधा वैली में जाता है और तेज़ गति से जाता है। तो अगर इन नदियों की सिल्टिंग टाइम पे हो जाए, मतलब वो जो रेता वेता जो होता है निकालने का काम है, जब बारिशों से पहले अगर अच्छी तरह से हो जाए तो ये स्थिति से बचा जा सकता है। मगर ये कुदरत का कहर है, बारिश तेज़ आई, बहुत तेज़ आई, तो उसमें मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इस बार इन सभी राज्यों में, खासतौर पर मणिपुर की बात करूं या फिर अरुणाचल की बात करूं, आसाम में बात करूं, जो स्थानीय प्रबंधन है वो कितना कमज़ोर दिखता है? क्योंकि अब तो मैं कहूं कि हर साल की बात हो गई है। उस तरह की क्या तैयारियां साल भर आपको नहीं दिखती हैं, या फिर तैयारियों के लिए उनके पास संसाधन नहीं दिखते हैं? देखिए लैंडस्लाइड का जो कहर होता है, अब आप मिजोरम में अगर देखें आज के दिन वहाँ पे बिजली की व्यवस्था अस्त व्यस्त होगी क्योंकि वो तारें गिर गई, वो हो गया, टेलीकम्युनिकेशन ख़त्म हो गया। यहाँ तक कि जो नेशनल हाईवे 54 है जो आइजॉल से असम को जाता है, सिलचर को जाता है, वो इसी में ही उनका जो एयरपोर्ट का रास्ता है, लेम्पो एयरपोर्ट, वाइवाकान में इतनी बड़ी लैंडस्लाइड हुई है कि उससे वो हाईवे ही ब्लॉक हो गया और जो राजधानी का एयरपोर्ट से लिंक है वो भी ख़त्म हुआ है। तो ये पहाड़ी इलाके में तो ये समस्या है ही। और असम में तो आप जानते हैं कि हर साल ये बाढ़ एक ईयरली फीचर है, हर साल बाढ़ आती है वहाँ पे। इसका कुछ परमानेंट सोल्यूशन जब तक नहीं निकलेगा लोगों को सफ़र करना ही पड़ेगा। असम में तो ये है। जहाँ तक ये अरुणाचल में भी स्थिति नाजुक है इस टाइम, और अभी वार्निंग भी दी गई है सोनितपुर और एक और इलाके में, तीन इलाकों की बात है कि वहाँ बारिश और तेज़ हो सकती है। मगर जहाँ तक मिज़ोरम और मणिपुर की बात है, वो कुछ दिया है उन्होंने प्रेडिक्शन के शायद आज से कुछ कम हो सकती है। सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से बारिश हो रही है और जो आपने कहा कि जो पुराना आर्किटेक्चर था हम उसकी जगह नए को वहाँ पर अपना रहे हैं, जबकि वहाँ की भौगोलिक स्थिति उस काबिल नहीं है कि वहाँ पर सर्वाइव कर सके। क्या ये बड़ी दिक्कत है? ये दिक्कत तो देखिए नहीं है, मगर इसके लिए पहल तो करनी पड़ेगी सरकारों को वहाँ की, कि सॉइल टेस्टिंग के बिना आप पक्की ज़मीन, पक्का मकान की परमिशन ना दें। जहाँ लकड़ी के मकान लकड़ी की बल्लियों पे बने हुए हैं, अगर उसकी जगह आप RCC लगाएंगे विदाउट टेस्टिंग द सॉइल, तो ये इस तरह का खतरा बना ही रहेगा। अब आप देखिए जितने भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, पुराने ट्रेडिशनल मकान जो हैं वो लोग हमेशा स्लोप पे बनाते हैं, ढलान पे, और लकड़ी के बल्लियों पे पुराने टाइम के बने हुए हैं। अगर उनको आप रिप्लेस करना शुरू कर दीजिए RCC सीमेंट, और इतना वो ज़मीन में इतना वज़न ले पाती है कि नहीं, ये आप बिना टेस्ट किए क्यों करने दे रहे हैं? ये सवाल। और इन सभी राज्यों में जो एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात होती है, वहाँ पर जो एक रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए NDRF का एक लोकल विंग बनाने की बात हर राज्य में हुई है, उसका क्या कुछ वहाँ पर दिखता है धरातल पर कुछ, या फिर सिर्फ कागजों पर सीमित है? नहीं, वो हैं एक्टिव। मणिपुर में जब वो पूरा गांव बहा था, NDRF ने बहुत कमेंडेबल जॉब किया था। और अभी भी रिसेंटली, अभी एक पिछले हफ्ते ही वहाँ उनकी कॉन्फ्रेंस भी हुई थी शिलोंग में ऑन द प्रिपेयर्डनेस, तैयारी के बारे में। तो हर स्टेट में यूनिट तो है, मगर जो हैंडीकैप आता है वो आता है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन बंद हो गया, फेल हो गया, सड़क बंद हो गई। अब जब तक आप सड़क लैंडस्लाइड को क्लियर करोगे तभी तो रिलीफ मटेरियल यहाँ से आ जा पाएगा। बहुत कुछ अपने हाथ में नहीं है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और ये थी उधर बांग्लादेश में भारी बारिश और भूस्खलन से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 146 तक पहुंच गई। अकेले रंगामाटी में 105 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है
और सैकड़ों लोग लापता हैं। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मृतकों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। रंगामाटी समेत चिटगांव और बांद्रवन में 3 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है। इन तीनों जिलों में 20 से अधिक जगहों पर ज़मीन धंसी है। 4000 लोगों को अब तक सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। पिछले 24 घंटों में 300 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और फिलहाल एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, महान शहनाई वादक, जिनके नाम है कई उपलब्धियां। कांस कलो महोत्सव में शहनाई वादन को दी नई बुलंदियां। आजादी के पहले जश्न में लाल किले से गूंजी उनकी शहनाई, और फिर गणतंत्र दिवस पर भी उस्ताद ने बेमिसाल धुनें सुनाई। भारत रत्न के रूप में उन्हें मिला देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान। किसानों को अगले 1 साल के लिए कृषि कर्ज 9 की बजाय 7% पर मिलता रहेगा। अगर समय पर कर्ज चुकाया गया तो ब्याज की दर घटकर 4% रह जाएगी। किसान आंदोलन के बीच केंद्रीय कैबिनेट ने आज यह फैसला किया है। खेती के लिए किसान 3 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। साल 2017-18 में इस योजना पर 20,339 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना 2006 और 7 में शुरू की गई, जिसे रिजर्व बैंक और नाबार्ड लागू करते हैं। चालू वित्त वर्ष में खेती के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने का लक्ष्य है। इसके अलावा तैयार फसल रखने के लिए भी कर्ज पर 2% की छूट मिलेगी। यह कर्ज 6 महीने के लिए मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मंदसौर जाकर पुलिस फायरिंग में मारे गए किसानों के परिवार वालों से मुलाकात की। किसानों के परिजनों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो वहीं कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भोपाल में 72 घंटे का सत्याग्रह शुरू कर दिया। इस बीच बालाघाट में एक और किसान ने आत्महत्या कर ली। मंदसौर में पुलिस फायरिंग में 6 किसानों की मौत के 8 दिन बाद सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधवार को पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया और 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। उनका कहना था कि वो पीड़ितों से संवेदना जताने आए थे। इसके साथ ही मंदसौर में कई दिनों से जारी धारा 144 हटा ली गई है। किसानों की तकलीफें भी सुन रहा हूँ, चर्चा भी कर रहा हूँ। कई उपाय प्रदेश सरकार ने किए हैं, वो भी सबकी जानकारी में आ रहे हैं। शांति सद्भाव रहे और किसान आगे बढ़े, उसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री से मुलाकात में किसानों के परिजनों ने कहा कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस वालों ने जान ले ली उनकी साहब, इसलिए उन पे सख्त कार्रवाई की जाए साहब। दूसरी बात ये कि उसको हटाया जाए, 302 की उसके ऊपर धारा लगाई जाए। जमीन छुड़वा दूंगा, तेरे बैंक में भर दूंगा, तू सुख से रहे। भोपाल में कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया सत्याग्रह पर बैठ गए हैं। सरकार जो आज शासन में मध्य प्रदेश में बैठी है, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हक है उस सरकार को किसी भी अन्नदाता की जान लेने का? क्या हक बनता है? उधर शिवसेना ने कहा कि महाराष्ट्र में कर्ज माफी के फैसले पर अमल को लेकर वो जुलाई तक इंतजार करेगी। पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा कि फैसला लागू नहीं होने पर बड़ा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल तो मैंने अभिनंदन किया है और कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा। बात अगर ठीक से नहीं हुई तो हमारे रास्ते खुले। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के बाद दूसरे राज्यों में प्रदर्शन शुरू हो गया। बुधवार को राजस्थान में कई जगहों पर आंदोलन हुआ। किसान संगठन भी 16 जून को देश भर में प्रदर्शन करने का ऐलान कर चुके हैं। मरने वाले किसानों के परिवार से मुख्यमंत्री खुद मिल रहे हैं और जिंदा किसानों के लिए कांग्रेस सत्याग्रह कर रही है। उम्मीद है कि इस सब से किसानों की तमाम समस्याओं का निदान हो जाएगा और आने वाले वक्त में
पुलिस की गोली से या जहर की गोली से किसी भी किसान को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। मंदसौर से कैमरामैन संजय कुमार के साथ रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति चुनाव के मद्देनजर विपक्षी दलों ने आज दिल्ली में बैठक की। विपक्ष ने फिलहाल राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए किसी भी नाम पर चर्चा नहीं की है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी की 3 सदस्यीय समिति से बातचीत के बाद ही आगे की रणनीति पर फैसला किया जाएगा। बीजेपी के नेता इसको लेकर शुक्रवार को सोनिया गांधी और सीताराम येचुरी से मुलाकात करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के ऐलान के बाद विपक्षी दलों की बुधवार को दिल्ली में बैठक हुई। इसमें कांग्रेस, एनसीपी, जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी और वाम दलों समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। इसमें राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार पर चर्चा हुई। अभी तो प्रोसेस शुरू ही हुआ है, इसलिए ऐसे हालात में कोई फाइनल कैंडिडेट चुनना असंभव है। अगले कुछ दिनों में इस सब कमेटी की दोबारा मीटिंग होगी, तो शायद उसमें हम विस्तार से चर्चा कर पाएंगे। सरकार की ओर से जो नाम का प्रस्ताव आएगा, उसके बाद ही हम आगे की अपनी रणनीति तय करेंगे। तो इसलिए आज इतना ही कहना काफ़ी है कि सरकार ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने हमाया भी किया है और वो बात करने की उन्होंने कहा कि वो बात करने जा रहे हैं। माननीय हमारे पास फ़ोन आया था, उन्होंने कहा माननीय बहन जी से बात करना चाहते हैं, वो करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बीजेपी की ओर से साझा उम्मीदवार की कोशिश तेज हो गई है। पीटीआई के मुताबिक इसके लिए बनी कमेटी शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेगी। इसके बाद सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी से मुलाकात होगी है। वेंकैया नायडू और राजनाथ सिंह ने एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल और बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा से भी बात की है। Both of us will be talking to different parties and on 17th finance minister will come back. Once he comes back, we'll meet together and then we will exchange information and then move forward. नए राष्ट्रपति के चयन की औपचारिक प्रक्रिया बुधवार से शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नामांकन 28 जून तक किया जा सकेगा। जरूरत पड़ने पर 17 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। 20 जुलाई को वोटों की गिनती होगी। चुनाव में संसद और विधानसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि वोट करेंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तमिलनाडु विधानसभा में विश्वास मत से पहले कथित खरीद फरोख्त के मुद्दे पर गतिरोध देखने को मिला। डीएमके विधायकों के विरोध प्रदर्शन के बाद उन्हें सामूहिक रूप से सदन से बाहर निकाल दिया गया और उसके बाद डीएमके नेताओं ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, जिस दौरान एमके स्टालिन को हिरासत में ले लिया गया। एआईएडीएमके पनीर सेल्वम गुट के विधायक एमएस सरवणन के कथित वीडियो पर तमिलनाडु विधानसभा में जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। कथित खरीद फरोख्त के वीडियो के बाद डीएमके इस बात पर अड़ गई कि सदन में विश्वास मत के लिए फिर से वोटिंग कराई जाए। विधानसभा अध्यक्ष पी धनपाल ने कहा कि मामला अदालत में है, लिहाजा वोटिंग नहीं हो सकती। इसके बाद डीएमके की तरफ से नारेबाजी होने लगी तो अध्यक्ष ने भी सभी विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। डीएमके नेता एमके स्टालिन की अगुवाई में पार्टी ने विधानसभा के बाहर भी प्रदर्शन जारी रखा। डीएमके ने सड़क बंद कर दी। इसके बाद पार्टी नेता एमके स्टालिन को हिरासत में ले लिया गया। डीएमके से लोकतंत्र पर हमला करार दे रही है। डीएमके पलानीसामी सरकार को भंग करने की मांग कर रही है। See, we have already raised this issue on the floor of the assembly. That is why we sought voting. I mean, secret ballot. That was totally denied, and now the matter is pending in the court. All this we have already told the people and the press also. So whatever we said is true. So the court should take cognizance of this and render justice. असल में पूरे मामले की शुरुआत एक स्टिंग ऑपरेशन से शुरू हुई, जिसमें पनीर सेल्वम गुट के विधायक एसएस सरवणन को फरवरी में हुए विश्वास मत के दौरान विधायकों की खरीद फरोख्त का दावा करते हुए दिखाया गया। ओ पनीर सेल्वम ने इस मामले में सरवणन से सफाई मांगी है। वहीं मदुरई के विधायक सरवणन ने कहा है कि वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है और उसमें मौजूद आवाज उनकी नहीं है। डीएमके ने इस मामले में मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सीबीआई और डीआरआई से जांच की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उधर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की ओर से बेमियादी बंद का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है।
गोरखालैंड की 6 पार्टियों की सर्वदलीय बैठक के बाद आंदोलन और तेज हो गया। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग जिले में तीसरे दिन भी बंद के चलते कामकाज ठप रहा। विपक्ष इसके लिए सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के रवैये को जिम्मेदार बता रहा है। दार्जिलिंग का ये मुख्य बाजार आम दिनों गुलजार रहता है, लेकिन बंद के चलते यहाँ सन्नाटा है। होटल खाली हैं, सड़कें सूनी हैं और रेस्टोरेंट में खाने वाला कोई भी नहीं दिख रहा। दुकानदारों की बिक्री घट गई है और ज्यादातर सैलानी दार्जिलिंग छोड़कर निकल गए हैं। बंद तो नहीं होना चाहिए, सबके लिए हानिकारक है। जो रोज कमाते रोज खाते सबके लिए हानिकारक है। हानि होता है, नुकसान होता है। टूरिस्ट तो पहाड़ छोड़ के चले जाते। टूरिस्ट है नहीं, लोग सिर्फ लोकल है। Yeah, we've read a bit about it in the media and definitely sympathise with the cause of the local people. So we understand why they're on strike and. बेमियादी बंद के तीसरे दिन भी कई इलाकों में जुलूस निकाले गए। मंगलवार को गोरखालैंड की 6 पार्टियों ने बैठक कर अलग गोरखालैंड के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। बैठक में गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने भी हिस्सा लिया, जो स्थानीय निकाय में तृणमूल कांग्रेस की सहयोगी है। ऑल इंडिया गोरखा लीग और जन आंदोलन पार्टी बैठक में शामिल नहीं हुई, लेकिन अलग गोरखालैंड को दोनों पार्टियों ने खुला समर्थन जताया है। भूतपूर्व सैनिकों का संगठन भी इस आंदोलन में शरीक होने को तैयार है। तराई डुवर्स दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का पूरा एक सर्विसमैन आएगा उसमें, तो उसके बाद फिर ये लोग अभी 20 तारीख को जो सर्वदलीय बैठक है उसके बाद तय होगा कि किस तरह का स्टेप लेंगे आगे। सीपीएम ने तनावपूर्ण हालात के लिए ममता बनर्जी सरकार और तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सीपीएम ने त्रिपक्षीय बैठक की जरूरत पर जोर दिया। वहीं कांग्रेस ने कहा कि ममता बनर्जी सरकार हर आवाज को बलपूर्वक तरीके से दबाने की कोशिश कर रही है। पे ऑल पार्टी मीटिंग होना चाहिए और साथ साथ ट्राइपार्टाइट बैठक करके केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की जिम्मेदारी है। सीमावर्ती इलाका है और सिर्फ पुलिस से, सिर्फ लाठीचार्ज से, सिर्फ जोर जुलूम से ये मामला हल होने वाला नहीं है। heinous measures in order to humiliate the Gorkha Janamukti Morcha। केंद्र सरकार पूरे हालात पर पैनी नजर टिकाए हुए है। मंगलवार को केंद्र ने एहतियातन अर्धसैनिक बलों के 600 अतिरिक्त जवानों को दार्जिलिंग भेजा। केंद्र ने पूरे मामले पर राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद एक बार फिर सामने आ रहे हैं। पार्टी नेता दिलीप पांडे ने ट्वीट कर कुमार विश्वास को घेरने की कोशिश की। उन्होंने ट्वीट कर कुमार से पूछा कि वो कांग्रेस के खिलाफ तो बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी की वसुंधरा राजे के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। उनका रुख समझ नहीं आ रहा। राजस्थान का प्रभार मिलने के बाद कुमार विश्वास ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर फैसला किया था कि पार्टी राजस्थान चुनाव में बीजेपी पर निजी हमले नहीं करेगी। कुछ समय पहले पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी कुमार विश्वास को बीजेपी का एजेंट होने का आरोप लगाया। और कांग्रेस के गठजोड़, आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति जो रही है वो और बीजेपी और कांग्रेस के गठजोड़ को, उनके भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने के लिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की रही है। उसी पे मैंने बस ये सवाल पूछा कि भाई कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ पुरजोर आवाज़ में बोलना और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ नहीं बोलना, ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया। इसी कार्यकर्ताओं के इसी सवाल को मैंने उसी मंच पे रखा है। पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ है। राजौरी और पुंछ जिले में सीमा चौकियों पर सीमा पार से गोलीबारी की गई और आगे गए। भारतीय सेना ने भी इसका जवाब दिया। पिछले 4 दिनों में 9 बार सीमा पार से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया गया। उधर 24 घंटे में कश्मीर में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने कई हमले किए, जिसमें 13 जवान घायल हो गए। वहीं आतंकियों ने पुलिसकर्मियों से हथियार भी छीन लिए। कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने कहा कि इन हमले के पीछे जैश मोहम्मद का हाथ है। Hizbul Mujahideen is just the group which has a larger presence, and it has been from quite some time, not today. But yesterday's incidents have been carried out by Jaish-e-Mohammed as per our intelligence reports. प्रवर्तन निदेशालय ने विजय माल्या के खिलाफ आज चार्जशीट दायर कर दी है। IDBI कैफे बैंक कर्ज मामले में विजय माल्या समेत कई लोगों पर ईडी ने ये चार्जशीट दायर की है। 57 पेज की चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
थोक महंगाई दर पिछले 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। मई में थोक महंगाई दर 2.17% रही। सब्जियों और खाद्य उत्पादों की कीमतों में कमी के चलते ये गिरावट देखने को मिली। अप्रैल में थोक महंगाई दर 3.85% दर्ज की गई। थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े 2011-12 के आधार वर्ष पर आधारित हैं। लंदन के ग्रेनफेल टावर ब्लॉक में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 74 से ज़्यादा लोग घायल हुए। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को बताया जाता है। 3 दशक में ब्रिटेन में ये सबसे भयावह आग थी। धू धू कर जलती इमारत, धुएं का गुबार। तस्वीरें लंदन के रिहायशी ग्रेनफेल टावर ब्लॉक की हैं। आग इतनी भयानक थी कि 24 मंजिला इमारत अब महज ढांचा रह गई है। कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। Crews wearing breathing apparatus and extended duration breathing apparatus have been working in extremely challenging and very difficult conditions to rescue people and to bring this major fire under control. लंदन के समय के मुताबिक आग रात करीब 1:30 बजे से दूसरे माले से शुरू हुई। हादसे के वक्त बड़ी तादाद में लोग इमारत में थे। आग बुझाने के लिए 200 से ज्यादा दमकल कर्मियों को लगाया गया। People were still sleeping on the higher floors, so they didn't have a clue what was going on. I'm not even sure if half of them got out, to be honest with you. There was kids at the window, there was people flashing their phone lights for help, but the fire brigade couldn't get upstairs. आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन शॉर्ट सर्किट को वजह माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।